जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या एज के क्राइटेरियाज हैं और कैसे कैसे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है अपना फॉर्म फिल करने के दौरान, उन सारी चीजों को इस नोटिफिकेशन की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज, दिस इज अ शॉर्ट नोटिफिकेशन। एक फुल लेंथ नोटिफिकेशन जो आता है वो बहुत ही जल्दी आएगा, पर जितनी चीजें जरूरी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इस नोटिफिकेशन में कवर होती हैं। आइए बहुत ब्रीफ में समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एफकेट एग्जामिनेशन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझने चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज तो इसमें जो है दैट इज एप्लीकेशंस। ठीक है। आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो 2 दिसंबर 2 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। मतलब रफली आपको पूरा 1 महीना मिलेगा अपने एप्लीकेशंस को फिल करने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज, आपका जो कोर्स ऑफ कमेंसमेंट है, ठीक है, कोर्स ऑफ कमेंसमेंट का सीधा सा मतलब है जब अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मेरिट इन हो जाएंगे मेडिकल्स और एसएसबी के बाद, तब आपका जो एयरफोर्स एकेडमी होगी, ठीक है, वहां पर आपका ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होगा जनवरी 2026 में। ठीक है। तो जनवरी 2026 में जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये उसके लिए एंट्री है। ठीक है। और बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जाम डेट मेंशन नहीं है, पर हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर 2024 में पहला एग्जाम हुआ था 16, 17, 18 फरवरी में, मतलब फरवरी के लगभग 2nd और 3rd वीक के आसपास। तो इस बार भी 2nd से 3rd वीक में ही पड़ेगा टेंटेटिवली फरवरी, पर इट इज अगेन टेंटेटिव। ठीक है। ये केवल अनुमान है, अभी तक कोई डेट रिलीज नहीं हुई है एफकेट एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चीज हमें समझनी चाहिए दैट इज कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है। 2 टाइप की ब्रांचेस हैं, यू ऑल कैन सी। ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले वैकेंसीज दी हुई हैं। वैकेंसीज में यू ऑल कैन सी फ्लाइंग के लिए मेंस के लिए 21 वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए 9 वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं, पर वैकेंसीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि पहली बात तो ये सारी की सारी वैकेंसीज टेंटेटिव होती हैं। ठीक है। मतलब ये वैकेंसीज चेंज भी हो सकती हैं। उन्होंने खुद ब खुद नीचे लिख दिया था वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव। ठीक है। ये जितने भी वैकेंसीज दी हुई हैं दीज ऑल आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है। वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे उस टाइम पे जब मेरिट बनती है लास्ट में, उस टाइम पे एयरफोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग इन वैकेंसीज में लोगों को लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, राई सर हमेशा बोलते हैं आपको केवल एक वैकेंसी से मतलब है और वो यहां पर है। नाउ नेक्स्ट चीज, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद आता है टाइप ऑफ कमीशन। ठीक है। अभी टाइप ऑफ कमीशन क्या है आप सभी देख सकते हो यहां पर, फॉर मेंस एंड वुमेन। अब 2 टाइप के कमीशन होते हैं। ठीक है। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है उसमें आपको पेंशन अलॉट नहीं होती है एयरफोर्स से। ठीक है। बस सीधी सी बात यह है। और जब आप परमानेंट कमीशन हो जाते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। अब जब आप एफकेट एंट्री के थ्रू जाएंगे, तब अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं तो आपको 14 ईयर्स के लिए कमीशन दी जाती है, पर वो 14 ईयर्स इज नॉट परमानेंट कमीशन, दैट इज अगेन एसएससी। ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाते हैं तो आपका जो टेन्योर होगा आफ्टर कमीशन वो होगा 10 साल। ठीक है। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे तो कमीशन के बाद आप 14 साल की सर्विस करेंगे, और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाएंगे तो आपकी सर्विस का टेन्योर होगा 10 साल। उसमें 4 साल क्या होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एसीआर पे, डिपेंड मतलब आपने कैसा काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 साल का प्रमोशन भी मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी परमानेंट कमीशन में आपको चेंज किया जा सकता है दैट, पर वो भी फिर से अगेन वो रिक्वायरमेंट में मैटर करता है। हमें रिक्वायर है, आपका एसीआर बहुत अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एसएससी को परमानेंट कमीशन में भी चेंज किया जा सकता है। पर एफकेट एंट्री के थ्रू आप केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाएंगे। ठीक है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एज। ठीक है। अब इस एज वाले क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है। क्योंकि अगर आप एज क्राइटेरिया में लाई नहीं करते हैं तो फिर अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, आप एफकेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी 1 जनवरी 2026 तक 20 से 24 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। मतलब बेसिकली आप 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर पैदा हुए हैं, उसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपके पास थोड़ी ज्यादा एज है क्योंकि वहां पे आप 24 साल की एज तक ही फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 24 साल से ज्यादा है तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए यू आर स्टिल एलिजिबल। ठीक है। क्योंकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए एज क्राइटेरिया कितना है, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक। ठीक है। मतलब बेसिकली 20 से 26 साल के हैं अगर आप 1 जनवरी 2026 तक, तब आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये हो गया एज वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट
नोटिफिकेशन, ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन कहां पे अवेलेबल है? अगेन आपको कहीं से कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैं पीडीएफ इसमें प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के ठीक नीचे ही। और अगर डिटेल में समझना है तो हमेशा एफकेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज CDAC fcat.cdac.in, आप हमेशा इस वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और उसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। और इसकी जरूरत कब होती है? जब आप एक बार रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपने SSB के बाद जब मेडिकल्स होता है तो उसमें स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, जैसे कितनी हाइट रिक्वायर्ड है फॉर फ्लाइंग ब्रांच, कितनी हाइट रिक्वायर्ड है फॉर ग्राउंड ड्यूटी, तो वहां पे जाके एक बार हाइट और वेट के रेशियोज और क्या क्या फिजिकल मतलब क्या क्या आपके मेडिकल्स में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप जाके उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सीधा सा है, मैंने पहले ही बता दिया। आपका जो कोर्स कमेंसमेंट है, जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा जनवरी 2026 में। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी 62 वीक्स की, 62 वीक्स की। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी 52 वीक्स की। और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहां पे होगी? एयरफोर्स अकेडमी डिडिंगल हैदराबाद में, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग यहीं पे होगी। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है IAF ऑफर्स यू पे ऑन कमीशन, ठीक है, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको पे मिलता है। तो बेसिकली सैलरी बहुत ज्यादा है, सैलरी देखने की बात बाद में आती है, क्योंकि आई नो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं और पर्क सेट करने के बाद ये काफी बढ़ भी जाता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू है नहीं, सैलरी बहुत अच्छी है। मतलब ऑब्वियसली आप गजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं, A क्लास ऑफिसर बन रहे हैं, तो सैलरी कौन ही देखता है फिर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद फिर देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारे पास है प्रिविलेजेस। फिर से अगेन ये सारे पॉइंट्स हैं ना जो सैलरी से रिलेटेड हैं या प्रिविलेजेस से रिलेटेड हैं, इंश्योरेंस, मतलब आपको सर्विस के दौरान व्हेन वंस यू विल कमीशन, आप एक बार जब पहुंच जाएंगे एकेडमी में और जब आप एक बार फाइनल कमीशन ले लेंगे, आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या क्या मिलने वाले हैं प्रिविलेजेस, ये सारे के सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है दिस इज द मोटिवेशन सेक्शन फॉर यू। इसके बाद है स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। अगेन सभी को पता है इंडियन एयरफोर्स, वहां पे आपको एडवेंचर है ही, मतलब पूरी की पूरी फौज में आप कोई भी, वेदर यू विल जॉइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपको एडवेंचर हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। ये फोकस करने वाली चीज है। अब अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब जो आपका एफकेट एग्जाम है उसमें एक तो आप सभी नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने एयर विंग की एनसीसी की है, ठीक है, उनके लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने एयर विंग की एनसीसी की है, नॉट आर्मी विंग, एयरफोर्स और नेवी विंग, अगर आपने आर्मी नेवी विंग की है तो उसके लिए आपकी अलग से एंट्रीज होती हैं, ठीक है, स्पेशल एंट्रीज। पर अब अगर आपने एयरफोर्स की एनसीसी की है, एयर विंग की एनसीसी की है, तो यू आर एलिजिबल फॉर एफकेट एंट्री और इसमें आप स्पेशल एंट्री एज ए स्पेशल एंट्री कैंडिडेट जाएंगे। यहां पर एक चीज और भी लिखी हुई है, अगर आप दोनों एंट्रीज के लिए एलिजिबल है, मतलब अगर आप एफकेट के लिए भी एलिजिबल है और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी एलिजिबल है, तो आप ध्यान से रजिस्टर करें। मतलब आपको दो जगह भी, दो अकाउंट, दो जगह अलग अलग डिफरेंट जगह पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। इसके अलावा लिखा हुआ है टैटू से रिलेटेड एक पॉइंट, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कोई भी विजिबल और इनविजिबल टैटू होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पाम्स पे, हाथों पे कोई टैटू है विच इज विजिबल, ठीक है, जो दिख रहा है, तो आप उस टैटू को लेजर की मदद से, सर्जरी की मदद से जैसे भी हट सकता है हटा सकते हैं। रिलैक्सेशन केवल किन लोगों को है? जो दोज हु बिलोंग एनी ट्राइब, जो किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उन्हें टैटूज वगैरह में रिलैक्सेशन है, पर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करके ही आप टैटू रख सकते हैं। इसके बाद लिखा है नार्कोटिक्स, मतलब बेसिकली ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं, तो ऑब्वियसली मेडिकल हो रहा है, वहां पे आपका ब्लड टेस्ट होगा। अगर आप किसी भी टाइप का ड्रग लेते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है उसमें, मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बाहर कर देंगे, वहां पे ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। और अगर आप कमीशन भी हो जाते हैं, आपको कमीशन मिल जाती है, उस टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपकी जो टेन्योर होगा, आपकी जो सर्विस होगी वो वहीं पे टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो दिस इज नॉट अलाउड। उसका लिखा है कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग, ठीक है, एफकेट। तो जो एफकेट का एग्जाम है उसकी फीस है वो है 550 प्लस जीएसटी, मतलब समवेयर अराउंड 649 फीस बनती है एफकेट के फॉर्म की। और इससे रिलेटेड जो आपका फॉर्म है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 दिसंबर को लॉन्च हो जाएंगे, 2 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 31 दिसंबर से चलेंगे। फीस समवेयर अराउंड 650 रुपए, 649 रुपीज होगी। और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए मतलब जो लोग स्पेशल एंट्री के लिए एनसीसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के फॉर्म यहाँ पे फिल होंगे, एक तो वो जो एफकेट एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फीस तो है 650 रुपए के लगभग। और दोज हु आर नो अप्लाइंग फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, ठीक है, एयर विंग वाले, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। नाउ मार्शल स्टेटस मतलब बेसिकली जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप जब
एसएसबी भी जाएंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी चलेगी। तो इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान आप अनमैरिड होने चाहिए, मतलब अप्लाई करने से पहले यू मस्ट बी अनमैरिड, और ट्रेनिंग के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वहीं पे आपका ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जितना भी खर्चा किया है गवर्नमेंट ने वो सारा आपसे एज अ पेनाल्टी भी लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज दी नो मेन थिंग, तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, ठीक है। मतलब अगर आप 24 से 25 साल के और आपकी शादी हो रखी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफकेट एग्जामिनेशन। इसके बाद लिखा हुआ है आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मतलब अब ये फॉर्म से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एफकेट एग्जाम के। आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप जो ईमेल आईडी देते हैं और फ़ोन नंबर देते हैं वो ऑन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए। और हमेशा मतलब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका एसएसबी, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने मेल और फ़ोन नंबर के थ्रू ही मिलेगी। ट्रैवलिंग अलाउंस, अभी एसएसबी से रिलेटेड चीज़ है। जब आप अपना एक बार रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे और एसएसबी जाएंगे पहली बार, तो आपको पहली बार के लिए केवल, ठीक है, आपको टीए मिलता है। टीए इज व्हाट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। और वो कितने तक का मिलता है, मतलब एसी थर्ड तक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार अगर एफएसबी आया है तो आप सीधे फ्लाइट से जाओ, ठीक है, बेंगलोर से देहरादून, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको जो फेयर मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, वो एसी थर्ड टीयर, मतलब थर्ड एसी तक का जो टिकट होता है ट्रेन का, उसका फेयर मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। और दैट इज, और वो भी जो है वो पहली बार के लिए, मतलब जब आप पहली बार एसएसबी जाते हैं तो वो केवल तब तक के लिए है। उसके बाद क्या है, फिजिकल कंडीशंस, ये फिर से एसएसबी वाला पॉइंट है। मतलब जब आप एसएसबी जाएंगे तो यू मस्ट बी फिजिकली फिट, मतलब एटलीस्ट आप 1600 मीटर 10 मिनट में कवर कर सकते हो, 10 पुशअप्स, कुछ चिनअप्स, ठीक है। यू मस्ट बी फिजिकली फिट जब आप एसएसबी जाएंगे उससे पहले, क्योंकि नो, फौज है, फिजिकल इज मेन थिंग, ठीक है, वो पहली चीज है। मतलब अगर आप उसमें ठीक नहीं है तो फिर तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। क्वेरीज वगैरह के लिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है और बाकी इनकी खुद की मेल आईडी भी है एयरफोर्स की, विच इज fcatsel@cdse.in। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आपका फॉर्म वगैरह में कोई इशू होता है, तो आप उस पर जाके क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी डाल सकते हो। यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑल भी दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली गाइडेंस, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है फिर से इन्होंने बोला है कि दिस इज जस्ट गाइडेंस, और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर कोई नई पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से तो उसके अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन में चेंजेस भी हो सकते हैं। नाउ अब एक ब्रीफ में बता देता हूँ आप सभी को। मैंने ब्रांचेस बता दी, दो टाइप की ब्रांचेस, मतलब फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी में अलग से फिर से डिवाइडेशन है, मतलब इंजीनियर्स कैसे कैसे जाएंगे वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स आपके जो होंगे वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में कवर हो ही जाएंगे। एज क्राइटेरिया जो मेन चीज थी फॉर्म फिल करने के लिए वो मैंने आप सभी को बता दिया। 20 से 24 साल की उम्र तक के हैं तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, और अगर 20 से 26 साल के बीच में हैं तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी एलिजिबल हैं, मतलब उस टाइम पे केवल आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा मैंने बताया क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और फॉर्म आपके कब स्टार्ट होंगे, 2 दिसंबर को स्टार्ट होंगे, और कब तक भरे जाएंगे, 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो इस टेन्योर में आप अपना फॉर्म फिल कर लें, और सलाह यह है कि जल्दी से जल्दी, जिस दिन फॉर्म आता है तो अगले 2 से 3 दिन के बीच में फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या फॉर्म की फीस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एसएसबी से पहले, वो सारी की सारी हमने डिस्कस की। अब जब फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा 2 दिसंबर को, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है, अगर आप अपने फॉर्म में कहीं पे गलती करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, तो वो जो आपका फॉर्म होगा वो वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आपकी फॉर्म में गलती दैट इज फाइनल, मगर आपने जो फॉर्म में एक बार चीज फिल कर दी वही चीज फाइनल है, फिर आपको वही अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखानी पड़ेगी। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो भी आवेदन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका फॉर्म फिल करना है वो आपको बहुत ध्यान से करना है। हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल जब जैसे ही एप्लीकेशन रिलीज होता है 2 दिसंबर को, व्हाट आई विल डू, मैं हाउ टू फिल योर फॉर्म करके एक वीडियो रिलीज करूंगा यहीं पे। वहां पे मैं सभी को बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करते हुए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। आपको ऑप्शंस भी वहाँ पे ABCD करके दिए होते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानी होती है, ठीक है, जो हमें समझ में नहीं आती यूजुअली। और वहाँ पे अगर हम एक बार गलत ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने से पहले एटलीस्ट यहाँ पर आकर एक बार वीडियो जरूर देख लेना, सो दैट चीजें क्लियर हो जाएं और फॉर्म में तो कोई गलती ना हो, क्योंकि पहला स्टेप भी गलत हो गया तो फिर आपने रिटर्न चाहे कितना भी अच्छा दिया हो, आपने बहुत अच्छा भी स्कोर किया होगा, वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा एट द टाइम ऑफ योर एसएसबी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।